बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सब के लिए। मैं हूं आपके साथ आरिफ इशरफान। नाजरीन, आज हम उस बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर एक दफा कोई शख्स उसमें मुब्तला हो जाए तो तकरीबन उसका बचना नामुमकिन होता है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। ये औरतों में, बूढ़ों में, नौजवानों में तो होती है, लेकिन ये बच्चों में भी होना शुरू हो गई है। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में बच्चों में कैंसर की रेशो क्या है और ये किस हवाले से इंक्रीज हो रही है? इस बीमारी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली शाजिफ, जो कि चाइल्डहुड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आई वेलकम यू टू माय प्रोग्राम सर। थैंक यू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल के बच्चों में कैंसर कितना आम है और इसकी बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं ये मिथ जो है ये दूर करना चाहूँगा कि कैंसर जो है वो काबिल इलाज नहीं है। कैंसर जो है अडल्ट्स में भी काबिल इलाज है और बच्चों में बड़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा काबिल इलाज है। बच्चों में तकरीबन जो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर 90 से 100% तक जो बच्चों की बच्चों के सरतान की कामयाबी की शरह है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें सहूलियात की कम होने की वजह से जो ये शरह है ये बहुत कम है, तकरीबन 25-30% है। लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर इसका इलाज यानी बेहतरीन सपोर्टिव केयर के साथ और जदीद जो सहूलियात हैं उनके साथ किए जाए तो ये बहुत हद तक काबिल इलाज बीमारी है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि ये क्यों होता है, तो कैंसर के जो अलामात बड़ों में जो होती हैं वो बिल्कुल बच्चों से एक तो मुख्तलिफ होती हैं और जो वजूहात हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो बड़ों में वजूहात जैसे आमतौर पे हम कहते हैं कि जैसे स्मोकिंग के बारे में लिखा होता है, सिगरेट के पैकेट्स पे लिखा होता है कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर करती है, या अल्कोहल कैंसर करती है, या दूसरी जो चीज़ें हैं वो करती हैं। लेकिन बच्चे चूंकि इन आलाइशों से पाक होते हैं, उनकी बॉडीज हेल्दी होती हैं, तो वो जो ट्रीटमेंट है कैंसर का ट्रीटमेंट उसको रिस्पॉन्स उनका बहुत अच्छा होता है, बड़ों की निस्बत बहुत अच्छा होता है। इसकी वजह से जो बच्चों में आउटकम भी बड़ों की निस्बत बहुत यानी बेहतर है और मुख्तलिफ है। तो और वजूहात जो हैं वो ज़्यादातर जो है कैंसर आपको पता है कि जीनियाती तब्दीलियों की वजह से होता है। जो सेल्स होते हैं हमारे जिस्म जो है मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना है, खुलियों से मिलकर बना है। उनके अंदर डीएनए है और उसके अंदर कोई म्यूटेशंस होती हैं, तब्दीलियां होती हैं, जिनकी वजह से जो है कुछ खुलिये जो है बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। उसकी वजह से कैंसर होता है। तो बच्चों में ये इनहेरिटेड भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम के या मुख्तलिफ सिंड्रोम्स का शिकार होते हैं उनको, या कुछ यानी ट्विन्स हैं तो वही फैमिलीज में रन करते हैं। इसी तरह लेकिन जो रेडिएशंस वगैरह से भी बच्चों को कैंसर हो सकता है। और जो कैंसर के इलाज की जो अद्वियात हैं उनकी वजह से भी एक ज़माने में कैंसर हो जाता था, लेकिन अब वो ये वजह जो है बहुत कम रह गई है। तो ये कुछ वजूहात हैं बच्चों में कैंसर की। अच्छा, पाकिस्तान में बच्चों का कैंसर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस हवाले से क्या? अच्छा, ये बात भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये भी एक मिथ है कि बच्चों में सरतान कोई नई चीज़ है। सरतान जो है बच्चों में उसी तरह हमेशा से हम देख रहे हैं जैसे कि बड़ों में मौजूद है। तो जो सरतान के इलाज की कामयाबी की जो कहानी है वो तकरीबन 1960s से शुरू होती है, जो बच्चों में जो कैंसर के इलाज की कामयाबी की। जब जो उस ज़माने में जो ख़वातीन थी वो हमल के दौरान एक्सरेज करवाया करती थी। तो यानी जैसे आजकल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उन ज़माने में एक्सरेज करवाया जाता था। रेडिएशन, तो एक्सरेज जो होते हैं वो रेडिएशंस होती हैं। तो रेडिएशंस जो हैं वो अंदर म्यूटेशंस कर देती थी बच्चों के अंदर, बच्चों के सेल्स में, खुलियों में, और जब वो पैदा होते थे तो उनको ल्यूकीमिया उनमें डायग्नोज हो जाता था। तो वहाँ से फिर उन्होंने एक्सरे का इस्तेमाल, रेडिएशन का इस्तेमाल कम कर दिया और वहाँ से फिर हमें पता लगा कि ये ल्यूकीमिया। और फिर ज़्यादा जो पहली दफ़ा जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने काम करना शुरू किया बच्चों के कैंसर के डॉक्टरों ने, वो बच्चों के सरतान पर, और फिर बाद में बच्चों के खून के सरतान पर, फिर बाद में सॉलिड ट्यूमर जो रसौलियाँ होती हैं उनके ऊपर भी काम करना। पाकिस्तान में इसकी क्या रेशो है? पाकिस्तान में तकरीबन हर साल जो है, जो हमारे पास कोई स्टैट्स नहीं है, हमारे पास कोई कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। आइडियली जो है ना कैंसर रजिस्ट्री होनी चाहिए, इंदराज होना चाहिए हर कैंसर के बच्चे का और रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारे पास कोई हॉस्पिटल्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल या आगा खान हॉस्पिटल, इंडस या शिफा जैसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिसमें जो भी बच्चा जाता है उसका इंदराज किया जाता है। लेकिन
हमारे पास चूंकि इस तरह की सहूलियात नहीं है, तो हम कैंसर रजिस्ट्री बनाने में कामयाब नहीं हो सके। तो हम सिर्फ जो है सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 10 से 12,000 तक बच्चे जो हैं वो कैंसर का शिकार होते हैं हर साल। हर साल। नए बच्चे जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के अंदर हर साल 10 से 12,000 नए बच्चे अच्छा, कैंसर एज की रेंज क्या है इनकी? कैंसर जो है वो पहले साल से लेकर यानी हर उम्र के बच्चों में हो सकता है, लेकिन हर सरतान जो है वो हर उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ यानी है। यानी कुछ सरतान है जो बहुत छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, कुछ बड़े बच्चों में, कुछ एडोलेसेंट एज में या अडल्टहुड में पाए जाते हैं। तो ये है। अच्छा, ये हमारे जो बैकवर्ड इलाके हैं या शहर की हमारी वादी है, ज्यादातर पेशेंट बच्चों के कैंसर के किस एरिया से आते हैं? बैकवर्ड इलाकों से आते हैं या शहरों से आते हैं? इसकी क्या वजह है? खुराक का भी इसमें रोल है या क्या चीजें इसमें क्या वजह? जी नहीं, खुराक का इसमें कोई रोल नहीं है। जो बड़ों में खुराक का कोई होता होगा डाइट वगैरह का, लेकिन बच्चों में बिल्कुल कोई रोल नहीं है। अच्छा। अमीरों को भी उतना ही सरतान हो सकता है जितना गरीबों को हो सकता है। रूरल एरियाज में भी उतना ही सरतान मौजूद है जितना कि अर्बन एरियाज में है। तादाद के बारे में पूछ रहे हैं। तादाद जो है वो बराबर, मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान में रूरल एरिया ज्यादा है तो ज्यादा बच्चे जो हैं देहात से आते हैं, लेकिन शहरों से भी बच्चे वही उतनी ही तादाद में। तो ये नहीं कह सकते कि हम कि जो है रूरल एरिया से ज्यादा आ रहे हैं या अर्बन से कम आ रहे हैं। तो रूरल एरियाज वैसे ही ज्यादा है, देहात वैसे ज्यादा है, तो देहात से ऑब्वियसली ज्यादा बच्चे आते हैं। बच्चों में कैंसर क्यों होता है और क्या ये काबिल इलाज है? कैंसर की अलामात के जो बारे में कैंसर की जो मैंने इंडिकेशन है कैंसर की जो मैंने वजूहात हैं वो मैंने बयान कर दी हैं। और दूसरा सवाल आपने क्या किया? दूसरा सवाल ये था मेरा कि बच्चों में कैंसर क्यों होता है, क्या ये काबिल इलाज बीमारी है? कैंसर जो है वो मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये बहुत हद तक काबिल इलाज बीमारी है। जैसे ल्यूकीमिया है, ये खून का सरतान है, ये बच्चों में जो डेवलप्ड वर्ल्ड अपने आप को कहती है, वहां पर जो स्टैंडर्ड रिस्क है, जो दरमियाने दर्जे का जो खून का सरतान होता है, वो 100% काबिल इलाज है। और बाज सॉलिड ट्यूमर्स हैं जैसे रेटिनोब्लास्टोमा है, वो भी तकरीबन 100% काबिल इलाज है। तो यानी जो लीस्ट यानी सक्सेसफुल जिनका क्योर रेट है वो बोन सार्कोमास होते हैं, जिनमें उनमें भी 60 to 70% और बाज़ जगह पर 70 से भी ज्यादा % तक ये काबिल इलाज है। तो कैंसर एज अ होल देखा जाए तो काबिल इलाज बीमारी है। अच्छा, ये कैंसर की कितनी अक़साम हो सकती हैं, कौन कौन सी हैं और ये कितनी डेंजरस होती हैं बच्चों के लिए? कैंसर जो है वो उसकी 2 अक़साम हैं। हम आसान ज़ुबान में इस तरह कह सकते हैं कि एक लिक्विड कैंसर या माया कैंसर और दूसरा सॉलिड कैंसर या ठोस कैंसर। और मेडिकल हम हीमेटोलॉजिकल कैंसर या सॉलिड ट्यूमर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हीमेटोलॉजिकल जो कैंसर्स होते हैं उनमें ब्लड कैंसर है, जिसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो ALL है वो सबसे ज्यादा आम सरतान है। और जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं इसके अलावा लिम्फोमास जो होते हैं वो भी जो लिम्फ नोड्स के जो हदूद के सरतान है। और इसके अलावा सॉलिड ट्यूमर्स में विल्म्स ट्यूमर जैसे कि जो गुर्दे का सरतान है, रेटिनोब्लास्टोमा जो आंख का सरतान है, जर्म सेल ट्यूमर, इसके अलावा जो बोन सार्कोमास हैं, यूवी सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ये डायग्नोस के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे इस बारे से? हर सरतान की जो डायग्नोसिस है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन आसान ज़बान में ये है कि हमें एक एविडेंस चाहिए, हमें वो सरतान के खुलिये चाहिए जहाँ पर सरतान मौजूद है। और मुख्तलिफ टेस्ट्स की मदद से हमें साबित करके देना होता है पैथोलॉजिस्ट को कि ये वाला सरतान इसमें मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे इम्यूनोफिनोटाइपिंग जो है उसके बगैर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का टेस्ट मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं उनमें हिस्टोपैथोलॉजी होनी चाहिए जो पैथोलॉजिस्ट अपनी लेबोरेटरी में देखता है। और उनके ऊपर बाज़ औक़ात हमें कुछ जीनियाती टेस्ट करवाना पड़ते हैं, लिक्विड कैंसर्स में भी और सॉलिड कैंसर में भी जीनियाती टेस्ट करके हमें कंफर्म करना होता है। अच्छा सर, किस स्टेज तक इलाज मुमकिन है और किस स्टेज तक इलाज मुमकिन नहीं है? हम जो स्टेजिंग है वो एक आम लफ्ज़ है, लेकिन हम इसको बाज़ दफ़ा रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन या खतरे के लिहाज से ज़्यादा खतरे वाली, दरमियाने खतरे वाली या कम खतरे वाली बीमारी, और फिर बाज़ दफ़ा हम स्टेजिंग भी करते हैं कि स्टेज 1 से स्टेज 4 तक या 5 तक ये बीमारी फला बीमारी है। तो बच्चों में
बाज सरतान है जिनमें अगर फैल जाए, बीमारी फैल जाए, जैसे बोन सार्कोमास है, और अगर उनमें बीमारी फैल जाए तो वो उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ल्यूकीमिया है या लिम्फोमा है, चाहे वो बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारियां ही क्यों ना हो, वो भी बहुत हद तक, यानी काफ़ी हद तक काबिल इलाज होती हैं। उनका यानी उतना क्योर रेट ज़्यादा नहीं होता जितना अर्ली डायग्नोस्ड कैंसर में होता है, लेकिन फिर भी वो तकरीबन 70-80% से ज़्यादा काबिल इलाज होती है। अच्छा सर, ये कैंसर का इलाज गरीब आदमी के लिए, क्या गरीब आदमी इसको बेयर कर सकता है? कैंसर इलाज में तबकाती तकसीम जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद है, और कैंसर के इलाज, कैंसर की वजह से जो लोग मर जाते हैं, बच्चे वफात पा जाते हैं, उसकी वजह ही गुर्बत है। कैंसर जो है वो अगर हम क्योर रेट देखा जाए तो, यानी अगर हम स्टैट्स निकालें तो वो पॉपुलेशन जो कि यानी अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास की पॉपुलेशन है, उनमें पाकिस्तान के अंदर भी क्योर रेट जो है आपको डेवलप्ड जो कंट्रीज है उतना ही मिलेगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, चूंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो कई दफ़ा वो शुरू में ही इलाज छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम अबेंडनमेंट कहते हैं, ट्रीटमेंट अबेंडनमेंट। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कॉस्ट होती है, यानी खर्चा होता है। तो क्योंकि उनको अपना घर छोड़कर वहां रहना होता है, उनको वहां पर अपना अखराजात करने होते हैं, काम वहां पर उनका छोड़ चुके होते हैं वो। और यहाँ पर जो कि मतलब हमेशा कीमोथेरेपी भी, यानी अद्वियात या रेडिएशन या जो भी कुछ होता है वो भी सस्ती नहीं होती, बहुत महंगी होती है, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। और या अगर करवाएं भी तो उनकी सेहत उन बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होती, या वो सपोर्टिव केयर इतनी अच्छी नहीं कर सकते खुद, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, हाइजीन पुअर होने की वजह से। और फिर सरकारी अस्पतालों में जैसे हम देखते हैं, वहाँ पर भी कैंसर के यूनिट्स मौजूद हैं, जैसे चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान है या चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर है। वहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती है, डबलिंग होती है बेड्स पर, कई 2-2, 3-3 बच्चों को, तो उसकी वजह से बीमार बच्चे हो जाते हैं, इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, क्योंकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल नहीं होती, यानी बीमारी की वजह से भी और कीमोथेरेपी की वजह से भी। तो अगर इनको भी इन्फेक्शन लग जाए तो उसकी वजह से इनकी अमवात सर, हुकूमत ने कैंसर के लिए फ्री इलाज कैंपेन की है, क्या वो इससे कोई बेनिफिट्स मिल रहा है? हुकूमत जो है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कैंसर पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है? बड़ी वजह इसकी क्या है? इसकी वजह ये है कि उनकी जो तरजीहात मुख्तलिफ हैं, उनकी तरजीहात अवाम नहीं हैं, उनकी तरजीहात सियासत है, पॉलिटिक्स है, और वो नॉन इश्यूज हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो सेहत जो है वो सबसे इग्नोर्ड जो है, वैसे जनरली एक शोबा है। उसके बाद जो तवज्जो कर दी भी जाती है तो वो वाली बीमारियां होती हैं जिनको हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप इन पर काबू पाएं, जैसे इसहाल की बीमारी, जो बुनियादी जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, नमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया, इन पर टीबी, और इन पर भी कागजी काम किया जाता है। ये भी, इसके बावजूद ये बहुत प्रेवलेंट है, बहुत आम है, और कई दफ़ा हमारे कैंसर के बच्चों को पहले से ही यानी कोई ना कोई और बीमारी भी साथ होती है। जैसे कई बच्चे टीबी का इलाज करवा के आते हैं और कई बच्चों को साथ टीबी होती भी है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि हुकूमत हेल्थ के लिए फंड भी देती है, लेकिन ये चीज़ क्यों वो इग्नोर कर रही है हुकूमत? वो इसलिए इग्नोर कर रही है कि एक तो बच्चे कम हैं, तादाद में कम हैं, ठीक है, 10 से 12 हज़ार बच्चे नए हर साल डायग्नोज होते हैं। तो इसके मुकाबले में वो कहते हैं कि हम उन लाखों बच्चे जो कि आम बीमारियां हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मेलनरिस्ट हो जाते हैं, वफात पा जाते हैं, तो वो उन पर हुकूमत ज़्यादा तवज्जो देती है, यूँ समझ लें। और फिर जनरल परसेप्शन, जैसे आपकी भी जनरल परसेप्शन पहले जुमले में ही थी कि कैंसर तो है ही नाकाबिल इलाज, कि इसका तो इलाज ही नहीं है। तो ये परसेप्शन है कि इसका इलाज नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है, और ये काबिल इलाज है, इसका क्योर रेट बहुत अच्छा है। लेकिन उनके जहनों में, यहाँ तक कि ऑन्कोलॉजिस्ट इलाज तो अच्छा है, पाकिस्तान में तो इसका कोई रोल नहीं कर रहे ना गवर्नमेंट, इलाज तो ठीक गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो देखिए ना, गवर्नमेंट का रोल होता है ना, गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट नहीं कर रही। प्राइवेट इदारों में तो गरीब बंदा तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसे। जो प्राइवेट इदारे हैं पाकिस्तान में, जैसे आगा खान हॉस्पिटल है या शौकत खानम हॉस्पिटल है या इंडस अस्पताल हैं, वहाँ पर कुछ ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, कुछ यानी फ्री इलाज भी करते हैं, कुछ पार्शली फ्री इलाज करते हैं, लेकिन कुछ पूरी कीमत लेते हैं। वहाँ पर जो है सहूलियात बहुत अच्छी हैं, तो क्योर रेट भी बहुत अच्छा है। तो हुकूमत जो है वो समझती है कि शायद कैंसर जो है ना उसी तरह वो ट्रीट कर लेगी जैसे नमूनिया या दूसरी बीमारियां ट्रीट कर लेती है, इसलिए वहां तक ये बात नहीं पहुंची हुई या पहुंचने नहीं दी जाती। इसकी वजह यह है कि बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, और बहुत ज़्यादा बहुत कम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा
यानी पैसे खर्च करने पड़ते हैं हुकूमत को, तो इसलिए वो उनकी यानी तरजीहात में शामिल नहीं है। नाजरीन, प्राइवेट अस्पतालों में जो कैंसर का इलाज है वो एक अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन जो हमारे सरकारी इदारे हैं सेहत के, वो इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं सोच रहे। जो बजट आता है, जो फंड आते हैं, बाकी डिजीज़ के ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन ये जो कैंसर की जो एक डेंजरस खतरनाक बीमारी है, इसके ऊपर क्यों नहीं किया जाता। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे कि सरकारी इदारों में कैंसर का इलाज क्यों नहीं हो रहा और किस हवाले से नहीं हो रहा। क्या फंड की कमी है या अदम तवज्जो का शिकार हैं ये इदारे, और इससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दुनिया में कैंसर के लिहाज से पाकिस्तान किस नंबर पे है और पाकिस्तान में कितनी सहूलियात हैं कैंसर के हवाले से दुनिया की निस्बत। सारी दुनिया के अंदर जो कैंसर का इलाज है वो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स करते हैं या वो इंश्योरेंस के जरिए किया जाता है। यानी जो कैंसर के मरीज हैं उन बाहर की दुनिया को भी पता है कि कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो स्टेट्स होती हैं वो खुद अपनी जिम्मेदारी लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। पाकिस्तान में यह है कि रियासत जो है, यानी हुकूमत जो है, वो अपनी जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं करती। इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर के अंदर नाम के कैंसर यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जो सपोर्टिव केयर जिसको कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी वजह है बच्चों में कैंसर के इलाज की कामयाबी की, वो ना होने के बराबर है। यानी जो वहाँ की जो यानी जिसको कहते हैं इमरजेंसी केयर, आईसीयू केयर, उसके बाद जनरल सपोर्टिव केयर जो है वो ओवर क्राउडिंग की वजह से, यानी तादाद भी कम है, अमला भी कम है, डॉक्टर्स कम हैं और मरीज वो यानी बहुत ज्यादा वहाँ पर सारे के सारे ज़ाहिर है कि वो इन बड़े अस्पतालों में जो कि उमरा के अस्पताल हैं वहाँ नहीं जा सकते, और शौकत खानम अस्पताल में भी या इंडस अस्पताल में भी सारे बच्चों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो वो फिर वहीं पर जाना पड़ता है और फिर वो वहीं पर वो इस तरह की बदहाली का शिकार होकर वो फिर। कैंसर के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं जो महंगे हैं और कितना सस्ते हैं, इस हवाले से क्या। कैंसर के टेस्ट हैं, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी है, वो भी हजारों में यानी होती है। यानी हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है बायोप्सी लेकर एक साथ सॉलिड ट्यूमर की आप आम एक लेबोरेटरी में भेजते हैं तो इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स लगाए जाते हैं उनके ऊपर। तो वो इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स ही बहुत ज्यादा महंगे हैं, यानी 8-8 हज़ार से लेके 12,000 से 20,000 रुपए तक लग जाते हैं। एक एक स्टेन जो होता है, यानी स्टेन का मतलब है कि एक रंग लगाकर एक मखसूस, यानी इसको कहते हैं कि एक इम्यून या एंटीबॉडी जो है वो उसको रंग देती है उस कैंसर के खुलिये को, और पता लग जाता है कि ये उस मखसूस कैंसर का मरीज है। तो वो इतने महंगे हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स कि वो आम आदमी बर्दाश्त उनका खर्चा नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो जैसे ल्यूकीमिया का मैंने बताया, जो फ्लो साइटोमेट्री का जो आम सा टेस्ट है, जो कि हर बच्चे में जो कि जिसकी तशखीस होना जरूरी है, वो उसकी लागत जो है जो यानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है इस वक्त मुल्तान, वहां पर ये सहूलत जो है उन्होंने मुहैया की है, लेकिन वहां पर भी 10,000 रुपए का वो टेस्ट होता है। ठीक है, 10,000 रुपए का, और अगर वहां के एमएस साइन कर दें तो उसकी कीमत कुछ कम कर देते हैं। लेकिन जो ये दूसरे इदारे हैं जैसे शौकत खानम वगैरह से लैब से अगर करवाता है आदमी, यानी सारे तो टेस्ट वो नहीं कर सकते, तो वो 40,000 से लेकर 50,000 तक सिर्फ इस टेस्ट की कीमत है, इम्यूनो फिनोटाइपिंग की, या जो इसको कहते हैं। इसी तरह जो आम टेस्ट हैं, बोन मैरो के टेस्ट होते हैं, वो बोन मैरो एस्पिरेशन रिफाइंड बायोप्सी या लिम्फ नोड बायोप्सी, वो भी यानी बहुत महंगे हैं। एक तो प्रोसीजर करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उसके बाद उसके लेबोरेटरी वाले जो हैं वो भी उसके बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं। अच्छा सर, आप कैंसर के बच्चों की केयर किस तरह करते हैं कि वो काबिल इलाज बन जाती हैं बीमारी और बच्चे रिकवर हो जाना शुरू हो जाते हैं। जो कैंसर जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा काबिल इलाज इसीलिए है कि हमने सपोर्टिव केयर बहुत अच्छी कर दी, हमने बच्चों का ख्याल रखना बहुत अच्छा शुरू कर दिया। यानी ख्याल रखने से मुराद है कि सबसे पहले हम उनकी डाइट, यानी उनकी पहले ही मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, तो उनकी हम डाइट जो है वो जैसे ताज़ा, हम उनको कहते हैं ताज़ा और अच्छी तरह पकी हुई ग़िज़ा उनको हम कहते हैं कि दें। इसी तरह फ्रूट्स जो हैं हम उनको कहते हैं कि जो साफ सुथरे हों, जिनके छिलके उतरे हुए हों, जैसे वो हम उनको दें। और इसी तरह हम उनकी सफाई का उनको कहते हैं कि ख्याल रखें, नाखून काट कर रखें, हर रोजाना नहलाएं, साफ सुथरे कपड़े पहनाएं, जरा बाहर की चीजें ना खाएं पिएं। और इसी
इसी तरह फ़ौरन अगर उनको उनकी इमरजेंसी केयर फ़ौरन होती है, यानी जैसे हमारे लिए बच्चों में जो बुखार होता है कैंसर के बच्चों में, वो एक इमरजेंसी होती है। डायरिया हो गया या मुँह पक गया, वो इमरजेंसी है। हम उनको कहते हैं कि आपको एक तो शहर के अंदर रहना है, और अगर आपको बुखार होता है तो आपने फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में आना है। यानी आम बीमारी, आम बुखार जैसे मेरे लिए और आपके लिए पैनाडोल से वो ठीक हो जाता है, तो इन बच्चों के लिए एक इमरजेंसी होती है, तो उनके लिए फ़ौरन उनको रश करना पड़ता है। तो ये भी एक सपोर्टिव केयर का हिस्सा है। इसी तरह जो हम यानी 24 आवर्स 7 हमारी इमरजेंसी जो है ना बच्चों की कैंसर की खुली होती है, और फ़ौरन यानी वो बच्चों को वहाँ लाते हैं, अगर ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए होती हैं, खून लगवाना होता है, वो चाहिए होता है, तो आप वो भी फ़ौरन, वो भी सपोर्टिव केयर का हिस्सा है। इसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं उनको उनकी उनकी केयर करना, यानी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, आम साइड इफ़ेक्ट जैसे म्यूकोसाइटिस बताया मैंने, खाने-पीना का मसला, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, या दिल के ऊपर कुछ अद्वियात असर करती हैं, कुछ गुर्दों के ऊपर असर करती हैं, तो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस वजह से आउटकम बहुत अच्छा हो गया। इसके अलावा जो हमने ट्रीटमेंट रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर दी, जो अद्वियात हैं वो जो कम खतरनाक सरतान है उनमें कम शिद्दत वाली अद्वियात देते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक सरतान है उनमें ज़्यादा शिद्दत वाली अद्वियात देते हैं। तो हमने इस तरह करके बैलेंस किया ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो बच्चों के अंदर, और वो टॉलरेट ज़्यादा अच्छा करें, तो हमारा आउटकम इस तरह बहुत अच्छा सर, निकल। वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, और कैंसर के इंडिकेशन क्या है? इस हवाले से आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो अलामात हैं कैंसर की, वो ये होती, आम सी अलामात होती हैं, जैसे खून का सरतान है उसमें बुखार जो है, क्योंकि वो वाइट सेल का कैंसर होता है, वाइट सेल जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स होते हैं, तो मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो बुखार होता है, तो बुखार वगैरह वो हुए जा रहा है, नहीं वो बार-बार हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जा रही हैं, और 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बुखार टूट ही नहीं रहा है, मुसलसल बुखार हो रहा है। इसके अलावा वज़न कम हो जाना, बच्चे में खून की कमी वाक़ई हो जाना, पेल हो जाता है बच्चा, सफ़ेद हो जाता है बिल्कुल, या कहीं से ब्लीडिंग जारी हो जाना, नाक से खून आने लग जाना, नीले नीले रंग के निशान ये बन जाना, या बगलों में और गर्दन के नीचे गिल्टियाँ नमूदार हो जाना, और इस तरह सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर रसौलियाँ बन जाना, जैसे रसौलियाँ, पेट की रसौली, माँ नहला रही है और उसको नहलाते पेट में पता लगा कि एक रसौली है। तो इसी तरह तो ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, और अगर इस तरह की चीज़ें हैं, या जैसे बोन स्वेलिंग्स हो जाती हैं, हड्डी के ऊपर स्वेलिंग्स हो जाती हैं, और वो इग्नोर की जाती हैं, तो ये वो चीज़ें हैं। और जैसे रेटिनोब्लास्टोमा है, उसमें हमें अगर हमें वाइट कुछ, आमतौर पे नॉर्मल जो है रेड रिफ्लेक्स होता है आँखों के अंदर, तो हमें कुछ सफ़ेद नज़र आता है आँख के अंदर। तो जो ज़हीन माँ-बाप होते हैं, जैसे वो फ्लैश वाली तस्वीर होती है जिसमें रेड आइज़ नज़र आती हैं कभी-कभी हमें, तो उसमें उनको वो रेड की बजाय सफ़ेद नज़र आता है, इसको हम व्हाइट आई रिफ्लेक्स या कैट आई रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अगर वो नज़र आता है तो वो फ़ौरन बच्चों को लेकर आएँ, या नज़र कमज़ोर हो तो फ़ौरन बच्चों को लेकर आएँ। इसी तरह दिमाग के कैंसर है तो उसमें यानी उसमें सर के दर्द, वो वॉमिटिंग, उल्टियाँ वग़ैरह हो रही हैं, सर का दर्द नहीं जा रहा है बच्चों के अंदर। तो इस तरह ये वो जनरल अलामात हैं, यूँ समझें कि, और वो ठीक ना हो रही हो तो माँ-बाप को फ़ौरन जो है ना अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए, जो कि उनकी फ़ौरन तशख़ीस कर सके। तशख़ीस करना बेसिकली हमारा काम नहीं है। तशख़ीस करना जो है वो पीडियाट्रिशियन का या चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम है। यानी वो उसको पकड़ ले कि ये कैंसर है, कैंसर को पकड़ ले कि ये कैंसर हो सकता है, या शक में मुब्तला हो, तो वो फ़ौरन हमारे पास रेफ़र कर दे कि ये पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जाएँ, और फिर हम उसको कन्फ़र्म भी कर सकते हैं, उसकी स्टेजिंग कर सकते हैं, और फिर हम उसका आगे से मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के तहत इलाज कर सकते हैं। ये बहुत सारी टीम्स को साथ मिलाकर उसका इलाज हम कर सकते हैं। सर, तो ये गिल्टियाँ हो जाती हैं अक्सर, और वहाँ से एक सैंपल लिया जाता है उसे टेस्ट करवाने के लिए, क्या अगर उसको रिमूव ना करवाया जाए? अक्सर माँ-बाप सोचते हैं भी एक अमूमन जैसे बच्चा खेल रहा होता है, किसी चीज़ ने काट लिया होगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हर वो रसौली होती है या गिल्टी होती है, वो सरतान नहीं होती है, सही है। और 90% से ज़्यादा, बल्कि बहुत उससे भी ज़्यादा शायद जो है, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, गिल्टियाँ नमूदार हो जाती हैं, ये नॉर्मल, यानी जैसे आम इन्फेक्शंस में, आम जो गला खराब हो जाए, या सर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कहीं और कोई, तो वो नमूदार हो सकती हैं। लेकिन अगर वो ठीक ना हो रही है, या उसका साइज़ बढ़ रहा है, और वो बहुत सारी मल्टीपल हो गई हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कोई ऐसी बीमारी है कि जो जिसको मुश्किल से जिसका इलाज मुमकिन होगा, और फिर उस गिल्टी को निकाल कर हमें देखना पड़ता है कि कहीं वो खुदा ना खास्ता कैंसर तो नहीं है। हो सकता है वो कैंसर ना हो, वो टीबी हो या कोई और बीमारी हो, लेकिन हमें निकाल कर देखना बहुत ज़रूरी होता है फिर उसके लिए। सर, आप बच्चों का इलाज करते हैं, और जब बच्चे दूसरे दफ़ा चेकअप के लिए आते हैं, क्या उनमें फ़र्क होता है? क्या माँ-बाप बच्चे के साथ कोऑपरेट करते हैं
या वही उसकी सिचुएशन होती देखें, बच्चा नहीं सकता, बच्चा बड़ों की तरह बता नहीं सकता कि इसको क्या ठीक है। हुआ है। तो जो माँ कहती है या बाप कहता है, हम वही यानी बच्चा हम उसको यानी हिस्ट्री समझते हैं, उसको हम लिखते हैं कि ये यही है। तो वो हमेशा ज़ाहिर है कि माँ-बाप जो होते हैं, वो माँ को हम आधा पीडियाट्रिशियन या आधा बच्चों का डॉक्टर कहते हैं, तो और वो हमेशा सच बोलते हैं। वो हम कभी भी ये नहीं समझते कि माँ-बाप जो हैं वो झूठ बोलते हैं। वो हमेशा सच बोलते हैं और हमें सिर्फ़ उनको उनसे इंटरप्रिटेशन करवाना होती है कि कैसा है, कैसी अलामात हैं, और फिर सपोर्टिव केयर में सबसे ज़्यादा डॉक्टर से भी ज़्यादा और हॉस्पिटल से भी ज़्यादा माँ-बाप का रोल होता है। जैसे खुराक उन्होंने देनी है, सफाई का ख़्याल उन्होंने रखना है, तो माँ-बाप राइट। का किरदार बहुत अहम है बच्चों के कैंसर के इलाज में। अच्छा सर, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का कैंसर से क्या ताल्लुक? बोन मैरो ट्रांसप्लांट का लफ्ज़ बहुत आम है और बहुत सारे लोगों को ये जो है समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत आसान है, यानी जैसे हड्डी का गूदा लिया और उसको दूसरे बच्चे में डाल दिया और वो इलाज हो गया। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत पेचीदा एक प्रोसीजर है, वो कितनी आम चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उसके चंद सेंटर्स हैं जो कि ज़्यादातर जो है वो कैंसर यानी खून का कैंसर जो है उसके इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सही। रहे। हालाँकि बहुत सारे खून के सरतान हैं, जैसे एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक अक़साम हैं, या जो बहुत हाई रिस्क वाला एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान में इस पर ज़्यादा यानी काम नहीं किया जा रहा। लेकिन ये बच्चे बहुत कम होते हैं। इसके बावजूद हमें बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स की भी ज़रूरत है। सही है सर, ये जदीद तरीन सहूलियात दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में कितनी? पाकिस्तान में जो सहूलियात हैं, जो बड़े सेंटर्स मैंने बताया, आगा खान हया शौकत खानम अस्पताल, इसमें दुनिया के करीब-करीब जो है सहूलियात मौजूद हैं। सही। जैसे अब दुनिया जो है कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, जो रिवायती जो इलाज है, उससे हटकर वो टारगेटेड थेरेपीज़ के ऊपर जा रही है। जिनके से इम्यूनोथेरेपीज़ कहते हैं जिनको हम, या कार टी सेल थेरेपी है जो कि रिफ्रैक्टरी ल्यूकीमिया में या रिलैप्स्ड ल्यूकीमिया में किया जाता है। दुनिया उनकी तरफ जा रही है। दुनिया जा रही है प्रिसिजनल मेडिसिन की तरफ, प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ, ट्रांसलेशनल रिसर्च की तरफ, यानी वो सिर्फ उन सेल्स को टारगेट करे जहाँ पर कैंसर है, और उनको टारगेट ना करे जहाँ पर कैंसर यानी नॉर्मल टिश्यू जो है वो उससे मुतासिर ना हो। तो वहाँ तक जा रही है। तो दुनिया बहुत आगे, यानी और वो रिसर्च कर रहे हैं, वो ट्रायल्स कर रहे हैं, और वो सब लोग मिल-जुल कर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि हर हॉस्पिटल जो है वो अपना-अपना काम कर रहा है। कुछ लोग जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादातर जो है ना अपनी धाक बिठाने के लिए की जाती हैं, अपने आप को एग्रैंडाइज़ करने के लिए, बड़ापन दिखाने के लिए की जाती हैं। वो मुख़लिस काविशें नहीं होती कोलैबोरेशन की। और पाकिस्तान में जैसे मुल्कों में जो है ना वो यही है कि यानी एक दूसरे के लेग पुलिंग करना और इस तरह करना, जिनकी ये इसकी वजूहात जो है वो ज़ाहिर है कि वो माशियात से जुड़ी हुई हैं, जो क्योंकि माशी तौर पर हम लोग कमज़ोर हैं, तो इसलिए हमें ऐसी यानी आदात हमें पाई जाती है। सही। सर, पाकिस्तान में कैंसर के कितने सेंटर हैं? क्या ये बच्चों के लिए काफ़ी हैं या मज़ीद होने चाहिए? साउथ पंजाब में जो है, सबसे पहले साउथ पंजाब की बात करूँगा। जनूबी पंजाब के अंदर बच्चों के कैंसर का सिर्फ़ एक सेंटर मौजूद है। 5 करोड़ की आबादी है, 5 करोड़ की आबादी में से तकरीबन हर साल 2500 के करीब नए बच्चे जो हैं जनूबी पंजाब में कैंसर की तशख़ीस उनकी होती है, लेकिन उनके लिए सिर्फ़ एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में एक सेंटर मौजूद है, जहाँ पर हर साल सिर्फ़ 300 बच्चों का इलाज मुमकिन है। और ये भी जो है इसमें भी इन 300 बच्चों जो नए दाखिल होते हैं वहाँ पर, वो भी ओवर क्राउडिंग वहाँ पर है। इसके बावजूद कि वहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनकी एफर्ट से वहाँ पर बेड्स की तादाद में बहुत इज़ाफ़ा किया गया, लेकिन अभी भी सपोर्टिव किया जाए वो नाकाफ़ी है। तो उनका आउटकम भी 25-30% ही है। पाकिस्तान के अंदर दूसरे ये है कि जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है या कराची है, सारे के सारे सेंटर्स जो है ना वहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है? जैसे लाहौर में शौकत खानम अस्पताल मौजूद है। इसी तरह
जो है चिल्ड्रन अस्पताल मौजूद है जहाँ पर बच्चों का कैंसर सेंटर है। इसके अलावा लाहौर में भी कोई कैंसर सेंटर बच्चों का मौजूद नहीं है। जो पिंडी है उसके अंदर CMH में मौजूद है, इसी तरह पिम्स में मौजूद है। कराची के अंदर इंडस अस्पताल, आगा खान अस्पताल, SIUT में मौजूद है। यानी गिने चुने 9-10 सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो बच्चों के जो कैंसर के मालिज हैं वो भी गिने चुने हैं, 30 मालिज हैं, 30-35 मालिज हैं, और वो भी यानी आपस में मिलजुल कर यानी काम आम तौर पर वो नहीं करते। तो उसकी वजह से जो है ना ये हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो कैंसर का इलाज है इंतहाई ना होने के बराबर है। जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे। वो सिर्फ एक सियासत की जो जंग है वो हो रही है, सेहत के लिए तकरीबन कुछ नहीं किया जा रहा। इनका कहना था कि जो बैकवर्ड इलाके हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे कैंसर में मुब्तला होते हैं। इनका मुकम्मल एक प्रॉपर इलाज प्राइवेट इदारों में होता है, जो कि वालदैन हैं, जो गरीब वालदैन हैं वो तो इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकते। हुकूमत से सिर्फ ये इल्तिजा है कि जब भी बजट रखा जाए तो सेहत के लिए तकरीबन बजट ज़्यादा रखा जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि जो भी हुकूमत है वो सेहत के लिए अच्छे इकदाम करे ताकि आवाम को सहूलियात मिले। नाजरीन, प्रोग्राम का जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसके साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह। तो कराची के अंदर प्रॉपर्टी की आप समझेंगे इंडिया से फिर भी कम है। इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो तो इससे भी ज़्यादा अप है, कराची में तो अभी भी कम है। इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे हैं जो इतने